अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ उठाकर लोगों को रोशनी मुहैया करती है। पहली बात तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PMLN या हुकूमत ने नहीं देनी, वो इलेक्शन कमीशन ने देनी। पेस बॉलिंग का हिटर पाकिस्तान में इफ्तिखार से बेहतर शायद कोई भी नहीं। टॉप 50 में आने के बाद मैंने 7 मेडल स्कोर किए थे, जिसके अंदर 4 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे। Ozone Technologies generators we are producing. लोग बड़े हेल्थ कॉन्शियस भी हो गए हैं कि हम ज़्यादा ऑयल ना खाएं, ज़्यादा लोग जो है वो मैदा चस्के भी करते हैं ना। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान नमशा साजिद और मेरे साथ मौजूद है मुदस्सिर इकबाल। बहुत शुक्रिया आपका और आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरे। इसी दुआ, उम्मीद और तवक्को के साथ प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं। आज का दिन जो है वो लोगों के लिए बहुत अच्छा गुजरे। रमज़ान मुबारक की आमद है, लोग तैयारी कर रहे हैं और प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी बात से करते हैं। और कोट ऑफ द डे आज ये है कि अच्छे लोगों की मिसाल उस मोमबत्ती की मानिंद है जो खुद तकलीफ़ उठाकर लोगों को रोशनी मुहैया करती है। तो कोशिश करें किसी की ज़िंदगी में रोशनी बनकर अंधेरे दूर करें। आजकल वैसे ये मुदस्सिर थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर अब हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं लोग अपने बारे में सोचते हैं कि भाई मेरे साथ अच्छा हो जाए, इसके साथ भले बुरा हो जाए। हाँ, लोग मतलब वो खुदगर्जी है जो सबसे ज़्यादा है। हाँ। लोग पहले कहते हैं कि ये किया जाए मेरे लिए, हाँ। फिर उसके बाद कुछ पहले भी हो। अपने आप को प्रायोरिटाइज करते हैं, ठीक है अपने आप को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, बट स्टिल हमें दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर अपनी ज़ात से हम किसी को फ़ायदा पहुंचा सकें तो व्हाई नॉट। और फिर कहीं ना कहीं अल्लाह मियां भी आपको इसका अजर देते हैं कि आप अपने मोमिन भाई के साथ अपने पहले से आप उसके बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल, कहा जाता है ना कि एक तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा बात होती है कि यार आप अपने लिए कुछ कर रहे हैं तो दूसरों के लिए बुरा ना करें। एग्जैक्टली अगर आप भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा भी ना करें। तो अगर भला कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको आज यहाँ किसी के लिए बेहतरी करने का जो अजर है, जो सवाब है, जो रिटर्न्स है, वो बहुत अच्छे मिलता है और वो अल्लाह ताला के यहाँ। अच्छा, आगे एक ख़बर की जानिब मैं चाहूँगा बात करें, वो है कल गुज़िश्ता जो रात कल 1 घंटे के लिए मैं कह रही हूँ मेरी स्टोरी अपलोड क्यों नहीं हो रही है, क्या मसला है। फिर मुझे बाद में पता लगा कि ओ इंस्टाग्राम डाउन था। व्हाट्सएप ना होता तो लोगों को पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि ऐसा हो रहा है। हाँ, सही बात है। इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी अगर आपको भी मेटा प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम के इस्तेमाल में गुज़िश्ता रोज़ परेशानी का सामना करना पड़ा, तो आप अकेले नहीं, दुनिया के मुतादिद ममालिक में सार्फिन को इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर सर्विसेज तातुल का शिकार हैं। अब भी दुनिया भर में बहुत से सार्फिन मेटा प्लेटफॉर्म्स फेसबुक और इंस्टाग्राम तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे, वेबसाइट्स और लॉग इन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा, हम कल यही बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर बैन, तो मैं तो डर गई। मैंने बोला ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में जो है हमारे सोशल प्रोग्राम में बात हुई तो हाँ कि बैन लग गया कि ओ भाई अब क्या करेंगे, बट वो कोई इशू था जो कि बाद में सॉल्व कर लिया गया। व्हाट्सएप ग्रुप था एक हमारा, कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ और लोग हैं, पूरी दुनिया से वो हैं, अमेरिका, कनाडा। तो फौरी तौर पे उन्होंने सबसे पहले इस बात को निशानदेही की कि इस वक्त यूरोप में भी और डिफरेंट और कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी, और कुछ अमेरिका के हिस्सों में भी उन्होंने कहा कि ये नहीं चल रहा है इंस्टाग्राम और ख़ास तौर पे फेसबुक। उसके बाद यहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा था, एशिया में तो बिल्कुल कहा जा रहा था बंद हो गया। फिर ट्विटर पे बाकायदा एक्स पे एक मार्क ज़करबर्ग की ट्वीट भी सामने आई और उसके बाद चीज़ें जो हैं वो समझने की हुआ कि अच्छा क्या हो रहा है। तो मार्क ज़करबर्ग इंडिया गए हुए हैं अंबानी की बेटी की शादी में, तो वहाँ किसी ने बटन दबा दिया और बंद कर दिया। कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा है। खैर, खबर नज़र डालते हैं बड़ी खबर पर। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा फ़ौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से वाज़ेह कर दिया गया। 9 मई के मनसूबा साजों को कटहरे में लाने का अयादा। अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमहूरी इस्तेहकाम को ही मुल्क के लिए आगे बढ़ने का रास्ता करार दिया गया। नून लीग की हुकूमत का पहला सरप्राइज, इसहाक डार वजीर खजाना नहीं होंगे। मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगजेब को अहम तरीन ओहदा दिए जाने का फैसला, ऐलान जल्द होगा। हुकूमत मुश्किल तरीन मुआशी हालात में संजीदा फैसले लेना चाह रही है। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम सर्विसेज के तातुल ने सार्फिन को बेचैन कर दिया। मेटा प्लेटफॉर्म्स की सर्विसेज दुनिया भर में मुतासिर, वजूहात का तयन न हो सका और PSL में
और PSL में मुल्तान सुल्तान बिशार ज़ल्मी से मैच हार गया, लेकिन दिल जीत गया। मुश्किल तरीन हदफ के ताक़ुब में सिर्फ 4 रन से चूक गए। इफ्तिखार अहमद की शानदार बैटिंग आज कोयटा, कराची और इस्लामाबाद, लाहौर से टकराएगा। तो जनाब, कल का जो मैच था, मैंने वो मैच देखा, मतलब हाफ से ज़्यादा मैंने मैच देखा और एक एक बॉल पे ऐसा लग रहा था कि किधर जा रहा है मैच। हो गया। हाँ। और अच्छा, कल अगर देखा जाए तो कल मैच मजमूई तौर पर स्कोर भी ज़्यादा रहा। सबसे ज़्यादा आई थिंक अगर बात की जाए तो PSL का सबसे ज़्यादा हाई स्कोर मैच रहा है कल का। हाँ, मेरा ख्याल है, मैं एम नॉट श्योर कि ये ज़्यादा है, शायद इससे, बल्कि इससे ज़्यादा स्कोर हो चुका है PSL में, शायद 240 के करीब हुआ, जो चेज़ भी मुल्तान सुल्तान ने किया था, लेकिन इससे पहले दूसरी डिफरेंट लीग्स होंगी जी PSL में ही, लेकिन इससे पहले PSL शायद 8 में ये हुआ था। आगे बढ़ेंगे और ख़बर जो है वो शामिल करते हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज़ 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ISPR के मुताबिक कहा गया कि मुसल्लह अफवाज ने मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए आवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान के इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। साथ ही कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म को भी दोहराया गया कि 9 मई के मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में जमहूरी इस्तेहकाम के लिए मुल्क आगे बढ़ने का रास्ता करार दिया गया और शुरा ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अस्करी क़यादत चैलेंज से पूरी तरह बाखबर है, अवामी हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए पुरज़म है। तो जनाब, कल की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस बड़ी इस हवाले से अहम थी कि एक तो इंतखाबात के मामलात पर बहुत ज़्यादा बात हो रही थी और जिस किस्म का प्रोपेगेंडा अफवाज पाकिस्तान के हवाले से किया जा रहा था, उसका बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का क्लियर कट जवाब दे दिया गया कि पाकिस्तान के अफवाज का सिर्फ और सिर्फ काम उस वक्त जो है वो सिक्योरिटी देना था, जो उन्होंने बड़े आसान तरीके से किया। उन्होंने पूरे मुल्क में देखा कि इक्का दुक्का वाक़यात के अलावा बेहतर तरीके से इलेक्शन का डे गुजरा था 8 फरवरी, और उसके बाद जितना भी प्रोपेगेंडा किया गया उसकी भी नफ़ी कर दी गई। साथ साथ बड़ा एक अहम मामला 9 मई का था कि 9 मई के जो मनसूबा साज हैं, जो तकरीबकार हैं, उनके खिलाफ रियासत किसी किस्म की कोई भी कमेटी बनाने का भी कह दिया गया है कि अब कमेटी और कमीशन तश्कील दिया जाए, उसकी तहकीकात की जाए और बाकायदा उनको फिर तो अदालतों में मामला जो हैं वो चीज़ें चलें, लेकिन यह कि किसी किस्म की कोई रियायत नहीं की जाएगी, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम था और इस पर ही होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आप पर रियासत को खड़े होकर चैलेंज, स्टेट को चैलेंज करें और साथ ही साथ स्टेट के जो मतलब एक चीज़ें हैं तो उन पर हमला करें, आप शोहदा की यादगारों पर हमला करें, तो ये नाकाबिले बर्दाश्त था कल भी और आज भी। आगे बढ़ लेते हैं, एक और खबर बड़ी अहम और बड़ी ज़बरदस्त और बहुत हैरान वाली खबर भी है कि ये कैसे हो रहा है। तो नून लीग वज़ीर ख़जाना की दौर से बाहर हो गए हैं, सागदार बाहर हो गए हैं और मारूफ बैंकर मोहम्मद औरंगज़ेब को वफाकी वज़ीर ख़जाना बनाने का फैसला कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के लिए मोहम्मद औरंगज़ेब का नाम का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हैं और एक बड़ा एक चेंज है, इस पर हम बात करते हैं। वज़ारत ख़जाना के लिए सागदार की बजाय मोहम्मद औरंगज़ेब का इंतखाब, तो अली गौहर साहब, इस बात का सबूत है कि हुकूमत इस बार मईशत को लेकर किस हद तक संजीदा है, मेरिट को सबसे ऊपर रखा है, लेकिन यही मेरिट हमें मोहम्मद खान अचकज़ई की अपील के बावजूद पार्लियामान में क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? क्यों एक जमात को उसकी मखसूस नशिस्तों से महरूम रखा गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जो लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी पाकिस्तान के कानून और आइन को मद्देनज़र नहीं रखा। ये वो लोग हैं जो मुल्क में इंतशार की सियासत करते हैं, जो मुल्क में लॉकडाउन्स की बात करते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया है। और ये एक दफ़ा फिर से 9 मई जैसे वाक़यात करने के बाद अब फिर ये दोबारा से पनपने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान को फिर उसी खुदा न खास्ता नहज पर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अलग बात है कि अब इनके अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पहली बात तो ये है कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वो PMLN या हुकूमत ने नहीं देनी, वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है। और इलेक्शन कमीशन में आज हेयरिंग थी जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें देने का फैसला इनके खिलाफ किया। जहाँ तक मेरे नॉलेज में 2-3 बहुत बड़ी वजूहात हैं कि जिस पार्टी में इन्होंने शमूलियत इख्तियार की, उस पार्टी ने एज आ सियासी पार्टी जनरल इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया। उसका जो सरबराह है वो खुद उन्होंने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया।
फिर जो मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्तें हैं वो उस वक्त देनी होती हैं, जनरल इलेक्शन से पहले देनी होती हैं कि ये हमारी खवातीन है, उसकी बाकायदा एक तारीख होती है और उस वक्त वो देनी होती हैं। हाँ, इन्होंने एक पार्टी में शमूलियत तो अख्तियार कर ली है, लेकिन कानूनी तौर पर इनको वो सीट्स नहीं मिल सकती क्योंकि उस पार्टी ने एज अ पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लिया है। और दूसरी बात यह है कि वो दरखास्तें जो देनी होती हैं हर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन से पहले देनी होती हैं। एक कानूनी प्रोसीजर है जिस पर एक पाकिस्तान के आईनी इदारे ने फैसला दिया है। कोई कानून और आइन जो है वो कोई इनके घर की लौंडी तो नहीं है कि जहां से मर्जी काम से पकड़ के जो मर्जी काम करवा ले। भाई ये कानून और आइन की बात है, एक आईनी इदारे ने फैसला किया है। आप असम्बली में तकरीर करते हैं, आप बाहर जाकर मीडिया ट्रायल करते हैं, इदारों का जाकर बारे में हरदा सराई करते हैं। आप इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ फैसला दिया, आप अगले नेक्स्ट फोरम पे चले जाएं। अदालतें पड़ी हैं, हाई कोर्ट्स पड़े हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ के इब्तिदाई बयानात में एक बयान ये भी था कि ज़्यादतियात पर बात होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। सर, क्या आप नहीं समझते कि आम पाकिस्तानी अब बहुत थक गया इन सब तमाम तर तनकीदों से? आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। देखें, हमने तो हमेशा जिस वक्त 2018 में इन्होंने आरटीएस सिस्टम के जरिए इलेक्शंस को चोरी किया और पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हुए पंजाब में ख़ास तौर पर PMLN जो थी वो वाहिद अक्सरियती जमात थी उस वक्त की भी असम्बली में, और आपको पता है कि हमारी अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया। और फिर जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत होकर जो पाकिस्तान के मुआशी और सियासी हालात किए वो किसी से ढके छुपे हुए नहीं हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब जो है अब भी ये उसी रवश पर है। आप देखें कि वो असल में जो मेरा ख्याल है बात की थी अचकज़ई साहब ने की थी और कोई अखलाकियात से हट के ज़ातियात पे बात की थी। जाहिर है एक आदमी का टेम्परामेंट होता है, तो शहबाज साहब ने उनको वार्न किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि भाई आप ज़ातियात पर ना जाएं, आप जो मर्जी बात कहें, लेकिन किसी की ज़ातियात के ऊपर अटैक करना तो इंतहाई गैर मुनासिब बात है, वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। और उन्होंने उनको सिर्फ उनकी तवज्जो दिलाई कि आप इस तरह ना करेंगे। अगर वो करेंगे तो फिर कल को जाहिर है कि अब ये तो नहीं है कि ये लोगों को पत्थर मारते रहें, गालियां देते रहें और ये तवक्को करें कि आगे से जवाब नहीं मिलेगा, तो वो तो फिर जाहिर है एक बर्दाश्त की हद होती है। अगर ये रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर जाहिर है कि इनको कुछ सुननी तो पड़ेगी। और पहले भी इनको टॉलरेट कर करके पाकिस्तान का काफ़ी नुकसान हो चुका है। अब इनकी साथ साथ तरबियत करनी और तरबियत के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अली गौहर बलोच सब वज़ीर ख़जाना तो अब चेंज हो रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से वज़ारत ख़जाना के हवाले से इख्तलाफात क्या थे? ख्याल है मेरे इल्म में नहीं है। अगर कोई पार्टी की लीडरशिप्स ने कोई इस टॉपिक पे कोई आपस में गुफ्तगू की है या डिस्कस किया तो मेरी नज़र से तो ऐसी कोई खबर नहीं गुजरी। और दूसरी बात ये है, देखिए जो भी जहाँ पर जिसका मैंडेट हो, जहाँ पर जिसकी मतलब है कि वो डिसाइड करना हो जिस पार्टी ने, अब अगर हमारी पार्टी ने वजारत ख़जाना उनके पास है और या कोई भी वजारतें उनके पास है, पहली बात तो ये कि पीपल्स पार्टी ने अभी तक वजारतें लेने से इनकार किया है। इत्तेहाद का वो हिस्सा है हुकूमती, लेकिन उन्होंने प्रेसिडेंटशिप ली है, उन्होंने सेनेट की शायद चेयरमैनशिप मांगी है, उस पर हुई है बात, और दीगर इस तरह की उन्होंने सीटें जो है वो ली हैं। और अगर काबीना प्राइम मिनिस्टर साहब बना रहे हैं तो ये तो फिर उनका इख्तियार है कानूनी, आइनी और अखलाकी तीनों लिहाज से कि वो जिस आदमी को मुनासिब समझे उसको वो पोर्टफोलियो दे सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल है अगर पीपल्स पार्टी ने बकौल आपके अगर कोई एतराज़ किया भी है तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं। हाँ, अलबत्ता वो अगर वजारतें लें और वजारतें लेते हुए वो जिस तरह से लीडरशिप की आपस में बातचीत होती है वहाँ पर हमें फलां पोर्टफोलियो हमारे वज़रा को दिया जाए, वो तो बात ठीक है कि वो अपना मुतालबा कर सकते हैं पोर्टफोलियोज के बारे में, लेकिन जब वो काबीना का हिस्सा ही नहीं बन रहे तो जो हमारी पार्टी का वजीर बनेगा वो। अच्छा सर, पंजाब की सियासत में फिर हलचल देख रहे हैं। सुना है कि पंजाब काबीना आइंदा 2 रोज़ में हल्फ उठाएगी और राना सनाउल्लाह को मुशीर कानून बनाए जाने का इम्कान है। ऐसा है तो क्या उन्हें वजीर कानून के इख्तियारात भी मिल जाएंगे? देखें, गुजारिश ये है कि राना सनाउल्लाह साहब हो या पार्टी का कोई भी कारकुन हो,
राना साहब हमारी पार्टी के सरकर्दा लोगों में आते हैं और पार्टी के लिए उनकी बड़ी खिदमात हैं और पार्टी के लिए उन्होंने बड़ी कैदोबाद की ना सिर्फ सोबते बर्दाश्त की बल्कि सियासी मुखालफीन के जो है वो तशद्दुद बर्दाश्त किए और उनकी जो सियासी जद्दोजहद है वो हमेशा पार्टी जो है उसको कदर की नज़र से सराहती है। उनका एक ख़ास मुकाम है पार्टी के अंदर। तो उस लिहाज से बहरहाल राना साहब का मैं खुद सुन रहा था एक दिन एक प्रोग्राम में, वो कह रहे थे कि पार्टी लीडरशिप उनको जो भी जिम्मेदारी देंगे वो निभाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये अब लीडरशिप पे डिपेंड करता है कि वो राना साहब की खिदमात कहाँ हासिल करते हैं, जो कि राना साहब का बहुत वसी तजर्बा है सियासत में, एडमिनिस्ट्रेशन में और इन मामलात में। और यकीनी तौर पर आपकी बात से तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन कहाँ दी जाएगी इसका शायद लीडरशिप ने कोई फैसला किया हो, लेकिन अभी कोई नोटिफिकेशन सामने नहीं आया। मेरा ख्याल है जैसे ही काबीना बनेगी। अली गौहर बलोच साहब, सर साबिका दौरे हुकूमत में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराने में सबसे अहम किरदार MQM पाकिस्तान के दोस्त कर रहे थे, लेकिन अब तक वो उदास क्यों है? ऐसा तो नहीं कि मुस्तफ़ा कमाल की जो ऑडियो लीक हुई जिसमें मुबैना तौर पर यह तासुर दुरुस्त दिया गया कि MQM पाकिस्तान का मैंडेट 100% जाली था? ऐसा तो नहीं कि नवाज़ लीग भी यही समझती है, यानी जिसको आवाम ने वोट नहीं दिया उनके लिए 4 अहम वजारतें, ये तो महंगा सौदा है? नहीं, इस तरह से बातें नहीं होती, ना ही कोई सौदेबाजी होती है। असल सूरत ये है कि जिस तरह से आपको पता है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इत्तेहाद हुकूमती तान में तो शामिल है। ज़ाहिर है जरदारी साहब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, हम तमाम सियासी पार्टी जो इस इत्तेहाद में शामिल हैं उनको वोट दे रहे हैं। तो इसका मतलब प्रेसिडेंट का भी आईनी ओहदा ज़रूर है, लेकिन जाहिर है कि ये एक बहुत मतलब है कि बड़ा ओहदा है और इसमें PMLN का अपना कोई उम्मीदवार खड़ा ना करना और तकरीबन गैर मशरूत उनकी सपोर्ट करना, या कल को कोई दीगर उनके साथ लीडरशिप की कमिटमेंट्स हैं जिसमें सेनेट है या कोई और चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि वो मतलब है कि इसमें पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ इन चीज़ों पर इत्तेफाक राय पैदा करती रहती है और कोई मेरा ख्याल है कि आप झगड़ा तो नहीं कह सकते, लेकिन आगू ज़रूर हो सकते हैं। जाहिर है जब लीडर बैठते हैं और दोनों पार्टीज की तरफ से आपको पता है कमेटियाँ बनाई गई हैं, तो उन्होंने मिलके चीज़ें डिसाइड की हैं। जब बंदा साथ साथ चलता है तो वो तो रोज़ कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जिन पर किसी पर तनकीद, किसी के ऊपर मशावरत का अमल, किसी के ऊपर ये बहस के वो उनकी पार्टी, चूँकि हर पार्टी का एक अपना वजूद है, अपनी वो राय रखते हैं और उसका हर पॉलिटिकल पार्टी को उसका हक हासिल है। तो अगर वो कोई चीज़ इस किस्म का उनके मुतालबात होंगे जिस तरह से कि आपने कहा MQM, हो सकता है कि काबीना जो है वो अगर छोटी रखी जाए, उसका साइज बहुत बड़ा ना बढ़ाया जाए, तो फिर जाहिर है कि PMLN के भी कम वजीर होंगे, फिर उस लिहाज से MQM के भी कम हो जाएंगे। अली गौहर साहब, PDM हुकूमत के 16 माह के तकरीबन 1 साल पहले से पाकिस्तानी सियासत में इससे काम नहीं था, ये बात सबको पता है। इस वक्त असम्बली के एक इजलास के दोनों ही सूरत बता रही है कि आपको बहुत टफ टाइम अपोजिशन का सामना करना होगा। आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है इस मामले में? नहीं, मैं देखें अपोजिशन के मजबूत या कमज़ोर होने का सवाल नहीं, बात है असूल की। अपोजिशन अगर अपना मुस्बत किरदार अदा करेगी तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत की इस्लाह होगी, और जिस तरह से हुकूमतों का किरदार है, अपोजिशन का अपना किरदार है। जिस तरह से आपने देखा कि 2018 के इलेक्शन के बाद जिस वक्त हमारा मैंडेट चुराया गया था, इसके बावजूद हमने बायसियत अपोजिशन असम्बली के अंदर, आईनी इदारों के अंदर, सड़कों पर एक मतलब प्रोटेस्ट की शक्ल में और पुरअमन प्रोटेस्ट की शक्ल में और मुख्तलिफ तहरीक भी चलाई, लेकिन हमने कभी भी कोई गमला नहीं तोड़ा, कोई पाकिस्तान के अमलाक को नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई लॉकडाउन की सियासत नहीं की, कोई मतलब है कि वो इकदाम नहीं उठाए जिससे पाकिस्तान की आवाम को परेशान किया जाए, जिस तरह से पाकिस्तान में कोई सियासी या कानूनी बहरान पैदा करने की कोशिश की जाए, कोई तकारीर के ज़रिए मुल्क में आग लगा दो, जला दो, इंतशार फैलाने की कोशिश की हो। अगर वो बासियत अपोजिशन
कोई उनकी मुस्बत तनकीद होगी और उनकी अच्छे मशवरे देंगे तो यकीनन उनको संजीदा लिया जाएगा। लेकिन हम समझते हैं कि जिस तरह से 18 से लेकर 24 अच्छा, तक अली गौहर बलोच साहब, मौलाना फजलुर रहमान आपके इत्तेहादी भी रहे हैं, लेकिन अब खुदा न खास्ता मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से कोई बड़ा एहतजाज तो नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जमीयत उलमा इस्लाम फे बहरहाल हुकूमत का हिस्सा इस वक्त तक तो नहीं है। देखिए, मौलाना साहब हमारे रहे हैं इत्तेहादी भी हुकूमत में, और मैं उनकी ज़ात से तो बड़ा इम्प्रेस हूँ कि वो इंतहाई महज़्ज़ब शख्सियत हैं और उनका सियासी जद्दोजहद उनकी भी काबिल तहसीन है। लेकिन ज़ाहिर है कि अगर वो कोई प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में तो आप उनका कोई मेंबर ही आपको बता सकता है या वो खुद बता सकते हैं। तो मैं तो राय नहीं दे सकता कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। मैं आपको कहूँ वो कर रहे हैं, वो कहे हम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है मुनासिब है कि ये सवाल उनकी किसी पार्टी के बंदे से आप करें। हाँ, मौलाना साहब पर अमन एहतजाज करें, वो उनका हक है। हम उनसे तवक्को भी करते हैं अगर वो कोई तहरीक या एहतजाज करेंगे तो वो पूरा अमन ही करेंगे। सबका जो उनकी रवायात हैं उनकी पार्टी की, वो इसी तरह से सही, बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और अब देखना ये कि हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं उन चैलेंजेस से किस तरह से वो निमट सकते हैं, ऐवान से अंदर भी और ऐवान के बाहर भी। हमें ब्रेक की जाने पड़ना है जी, ब्रेक ले लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। कल का मैच आपने देखा है? जी, बड़ा जबरदस्त मैच, बहुत जबरदस्त था, बहुत इंटरेस्टिंग था। पता नहीं लग रहा था आखिरी कि ओवर अब तक जा क्या रहा है। होने वाला है, ये वाले सिचुएशन थी। बिल्कुल। और कल के मैच के आपको बताएं तो पेशावर ज़ल्मे ने दिलचस्प मुकाबले के बाद मुल्तान सुल्तान्स को 4 रन से शिकस्त दे दी है। पेशावर ज़ल्मे के 205 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान की टीम मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों पर 200 रन बना सकी। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का इंतखाब किया और 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 204 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम 64 रन बनाकर नुमाया रहे, जिसके बाद 205 रन के हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान की टीम 5 विकेट पर 200 रन बना सकी। तो इस वक्त फरीस हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। फरीस, आपको बहुत शुक्रिया। और कल का मैच तो ऐसा लग रहा था कि पहले पेशावर ज़ल्मी जीत गया है, फिर उसके बाद मैच में वापसी हुई है मुल्तान सुल्तान की, और सुल्तान मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गया है। बल्कि आखिरी ओवर के भी 3 बॉल तक तो मैच जो है वो नज़र आ रहा था कि शायद कुछ ना कुछ हो जाए। तो इतना क्लोज मार्जिन और इतना बड़ा स्कोर, ये क्या वजह लग रही है आपको? देखें, जब पेशावर ने बैटिंग शुरू की और उन्होंने अपने पावर प्ले में 71 फॉर नो लॉस बनाया, इतने रन्स बना के पावर प्ले में पहले बैटिंग करके कम ही होता है कि दूसरी टीम कंपीट भी कर पाती है। लेकिन आई थिंक एक तो ये है कि मुल्तान की टीम में सेल्फ बिलीफ काफी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा है। और उसके अलावा आई थिंक आपको पिंडी की ट्रैक की भी बात करनी पड़ेगी कि इस ट्रैक पे कोई भी स्कोर जो है वो चेज हो सकता है। हमने पिछले साल देखा है कि 2-3 स्कोर 240 के भी चेज हुए हैं। सो आई थिंक ये 2 फैक्टर्स हैं, मुल्तान का कॉन्फिडेंस, उनकी बैटिंग लाइनअप और इफ्तिखार की फॉर्म, जिसकी वजह से आई थिंक ये इतना बड़ा स्कोर करने के बावजूद मैच क्लोज गया। अच्छा, एक चीज़ जो कल हमें नज़र आई है वो है मेहरान की बॉलिंग, जहाँ से वो मैच जो है वो टर्न हुआ। फिर आमिर जमाल जब इब्तदाई अपने 2 ओवर्स किए तो उस वक्त मैच बड़े हद तक काबू कर लिया। पहले 8 ओवर्स में तो बिल्कुल मुल्तान सुल्तान वो कह रहे हैं ना कि हिल नहीं पा रहे थे। तो बॉलिंग के हवाले से मैं चाहूँगा पेशावर ज़ल्मी की ज़रूर हम बात करें। जी देखिए, पेशावर ज़ल्मी की टूर्नामेंट के शुरू से मैं कह रहा हूँ कि उनकी शायद लोकल बैटिंग तो एटलीस्ट टूर्नामेंट की शायद सबसे बेहतरीन है, लेकिन उनकी बॉलिंग सबसे कमजोर है ओवरऑल। तो इसलिए आप देखते हैं कि वो हर मैच में कोई 3-4 चेंजेस कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कोई सही कॉम्बिनेशन मिले। कल उन्होंने कुछ और चेंजेस किए, वो आमिर जमाल को दोबारा उन्होंने ट्राई किया बॉल के साथ। मेहरान मुमताज एक बहुत अच्छे एडिशन है उनके लिए और उन्होंने अपना दिखाया भी अपना हुनर। आई थिंक तो उस लिहाज से ऑब्वियसली इट हेल्प्स आपकी बॉलिंग के साथ भी। अगर आप 200 से बड़ा स्कोर डिफेंड कर रहे हो तो सामने वाली टीम प्रेशर में होती है। लेकिन हमने यहाँ भी ये भी देखना पड़ेगा कि मुल्तान जो है उसके जो टॉप 4 प्लेयर्स हैं उनमें से उस्मान खान के अलावा
तीनों जो हैं हेनरिक्स, रिजवान और मलान, वो थोड़ा आहिस्ता स्टार्ट करते हैं। और Exactly. कल उस्मान खान नहीं थे, तो कल हमें काफी अंदाजा हुआ उनकी कितने जरूरी हैं वो टॉप 4 में, बिकॉज वो बैलेंस करते हैं बाकी टीम को, जो थोड़े से वो लंबी इनिंग खेलते हैं तो उनका स्ट्राइक रेट बेहतर हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट तीनों स्लो करते हैं, और उसका भी पेशावर ने फायदा उठाया कल बाबर ने अपनी कप्तानी से। सही। तो एक चीज़ जो हमें नज़र आई, शायद टर्निंग पॉइंट भी था कि जब रिजवान रन आउट हुए हैं उस वक्त आप समझते हैं कि मुल्तान सुल्तान अगर वहाँ से वहाँ आउट ना होता तो शायद चीज़ें कदरे मुख्तलिफ होती। देखिए, आई मीन अच्छा सवाल है आपका, लेकिन पॉइंट ये है कि जब चौथी विकेट गिरी है उस वक्त खुशदिल और इफ्तिखार खेल रहे थे तो उनको 14 रन का रिक्वायर्ड रेट था। तो मेरा ख्याल से जिस तरह मलान और हेनरिक्स और बाबल खेल रहे थे, उनका वो स्ट्राइक रेट्स थे नहीं जिससे लग रहा था कि वो इतना बड़ा स्कोर के करीब पहुंच पाएंगे। वो असल में इफ्तिखार की स्पेसिफिकली नॉक थी, जिन्होंने आके समझे जिस तरह की उन्होंने इनिंग खेली है कि वो मुल्तान को करीब भी लेके आए। उन्होंने 60 बनाए हैं 27 बॉल्स में और वो नॉट आउट रहे हैं। साथ उनको जॉर्डन ने सपोर्ट किया, उन्होंने 30 बनाए 12 बॉलों में। यहाँ पे बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उनको 28 बॉलों में 79 रन चाहिए थे और वो 75 बना लिया उन्होंने। आखिरी 28 बॉलों में 75 बनाना किसी अटैक के खिलाफ किसी फॉर्मेट में बहुत बड़ा एक अचीवमेंट होता है, और ये इफ्तिखार ने फिर दिखाया हमको कि एक और मैच में उन्होंने अब दिखाया है कि शायद इस वक्त पेस बॉलिंग का हिटर पाकिस्तान में इफ्तिखार से बेहतर शायद कोई भी नहीं है। बिल्कुल, लंबी हिट करना और बड़ी हिट करना वो जो है। अच्छा, सही बात है। अच्छा, तौर पे फरीद, तेज बॉलिंग ये भी है कि कल का स्कोर भी खासा हमने देखा कि ऊपर गया है। इसमें पिच के किरदार को किस तरीके से देख रहे हो, और फिर चेस भी कर लिया गया कहीं ना कहीं, सिर्फ 5 रन के मार्जिन से हम देख रहे थे कि हाँ भाई हार गए। देखिए, अगर आप परसों का मैच भी देखें तो पिंडी में मैच हुआ था, तो पिंडी जो है वो नोन है हाई स्कोरिंग के लिए। तो हमने देखा है कि मुल्तान के जो बेस्ट बॉलर है मोहम्मद अली, जो मुल्तान में अभी तक जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, कल उन्होंने गालिबन 3 ओवर कराए हैं, 45 रन दिए, एक विकेट नहीं लिए। बिकॉज पिंडी की मुल्तान की ट्रैक पे बॉल थोड़ी सी रुक के आती है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बॉल बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है और ये बैटिंग के लिए बड़ा अच्छा ट्रैक समझा जाता है। तो इसलिए आई थिंक इसका काफी बड़ा हाथ है। अगर आप इस्लामाबाद की विन भी देखें, वो इस्लामाबाद ने पेशावर के 18 पे 5 आउट कर दी, तो उसके बावजूद पेशावर ने काफी बना लिया, थैंक्स टू आमिर जमाल। सो द पॉइंट बीइंग कि पिंडी में मैच जीतने के लिए आपको ये नहीं है कुछ ऑल ग्राउंड की तरह कि अगर आपने 200 बना लिया तो आप मैच जीत चुके हैं। यहाँ पे आपको 200 बनाने के बाद भी बॉलिंग से परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, और 220 और 30 भी चेज हो सकता है यहाँ पे। तो अभी पिंडी में कुछ मैचेस बाकी हैं और मुझे लगता है कि हमें कुछ और एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिलेगी पिंडी से। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, अब अगर मगर के खेल भी कुछ टीमों के लिए शुरू हो गए हैं, लेकिन क्लियरली क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी और मुल्तान सुल्तान तो नज़र आ रहा है कि अगले मरहले में है। लेकिन क्या पेशावर ज़ल्मे अभी मैचेस उनके 8 हो गए लेकिन पॉइंट्स उनके 9 हैं, बाकी कराची के क्या चांसेस आप देख रहे हैं, और लाहौर अब की बार दौड़ से बाहर है? बाहर ही है। लेकिन लाहौर ऑन पेपर तो बाहर नहीं है, लेकिन वो समझे इफेक्टिवली बाहर ही है। अब आज 2 मैचेस हैं। आज पहला मैच क्वेटा और कराची का है और दूसरा मैच जो है वो लाहौर का है इस्लामाबाद से। तो अगर कराची और अगर कराची अपना मैच आज नहीं जीत पाता क्वेटा से और इस्लामाबाद भी लाहौर को हरा देता है, तो समझिए कराची के चांसेस भी मोरलेस खत्म ही हो जाएंगे। बिकॉज सिचुएशन ये है कि आज का मैच कराची का क्वेटा के खिलाफ उनको बहुत जीतना जरूरी है। और आप ये भी देखिए कराची का स्केड्यूल थोड़ा मुश्किल है। आज वो दोपहर में पिंडी में मैच खेलेंगे और कल शाम में वो कराची में एक और मैच खेलेंगे। सो उनका थोड़ा सा टाइट टर्न अराउंड है। उनको इन दोनों में से कम एक, लेकिन आइडली दोनों मैचेस जीतने हैं टू स्टे इन द रेस। और ये भी डिपेंड करता है कि इस वक्त कराची की पोजीशन ये है कि अपने वो सारे मैच जीत जाए तो क्वालिफाई कर जाएगा। लेकिन अगर वो एक मैच हार जाते हैं फिर उनके हाथ से वो चीज निकल जाएगी, फिर उनको और रिजल्ट्स पे देखना पड़ेगा। कराची के जो मैचेस बाकी हैं वो क्वेटा से आज खेलेंगे, इस्लामाबाद से कल खेलेंगे और फिर उनका एक कलंदर और जल्दी से भी मैच बाकी है। सो मैचेस तो उनके पास 4 हैं, लेकिन ऑब्वियसली जीतना जरूरी है। बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया। फरीद शाह हमारे साथ मौजूद है, क्रिकेट एक्सपर्ट। है कि आज के मैचेस में क्या रिजल्ट्स आते हैं और उसके बाद पॉइंट टेबल पर पोजीशन किस तरह से सामने आती है। और अब आगे बढ़ेंगे, एक और कामयाबी जो पाकिस्तानी के लिए है। कल भी हमें 4 बच्चियों से हम मिले, उन्होंने पाकिस्तान को प्राउड किया। और आज भी एक ऐसे ही बच्चा है जो अपने माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहा है और पाकिस्तान का भी नाम रोशन कर रहा है। कराची में एक इमारत से ताल्लुक़ रखने वाला एक मछेरे के बेटे ने
पूरी दुनिया में कराची का नाम रोशन कर दिया है। अमीर हमजा पंजरी की उम्र अभी सिर्फ 14 साल है और उन्होंने वर्ल्ड स्कॉलर कप में 7 इंटरनेशनल मेडल अपने नाम किए हैं और अब उन्हें अमेरिका में ग्लोबल स्टेज स्कॉलरशिप भी मिल गई है। हालिया दिनों में सिंध और वज़ीर आला अली शाह की जानिब से उनसे मुलाकात की है और उन्हें सराहा गया। आज हमने भी उनसे वक्त लिया है और आपकी उनसे मुलाकात भी करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके अमीर हमज़ा? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हैं। आप कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। सबसे पहले तो ये आप बताइएगा कि ये क्या कामयाबी आपकी है, ये किस चीज़ में आपने जो है वो कामयाबी हासिल की है जिसकी सब जगह बड़ी धूम है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैं केमाड़ी से बिल्कुल ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा जो पेशा है वो केमाड़ी से ही है। मेरे बिल्कुल वालिद साहब एक मछेरे हैं और ये वर्ल्ड स्कॉलर कप एक एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंटरनेशनल इवेंट है जहाँ पर दुनिया भर से स्कॉलर आकर एक जगह कम्पीट करते हैं। उसके पहले रीजनल, फिर ग्लोबल एंड फाइनल TOC टूर्नामेंट ऑफ चैंपियंस के राउंड होते हैं जो कि हमेशा अमेरिका के अंदर ही हेल्ड होते हैं। तो जो इसका पहले रीजनल राउंड था वो कराची के अंदर ही हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर बेहतरीन कामयाबी के साथ मैं एक सिल्वर मेडल लेने के बाद मैं दुबई ग्लोबल राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया था। उसके अंदर 1500 स्कॉलर्स से टॉप 50 में आने के बाद मैंने 7 मेडल स्कोर किए थे जिसके अंदर 4 गोल्ड थे और 3 सिल्वर थे। मुझे कामयाबी और मिली तो मैं अजरबैजान चले गया। पूरे वर्ल्ड में मेरी 4th पोजीशन आई थी और पाकिस्तान के रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तान से मैं एक ही बच्चा था जिसने पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट पोजीशन आई थी और उसके अंदर मैंने 13 मेडल स्कोर किए थे जिसमें से 9 गोल्ड थे और 4 सिल्वर थे। देन अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कतर दोहा ग्लोबल राउंड की, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान से, पूरे सिंध से तो मैं अकेला ही था और पाकिस्तान से मेरी टॉप 3rd पोजीशन आई थी विद इन स्कोरिंग ऑफ अराउंड 8 मेडल्स। तो वो भी एक बड़ी कामयाबी थी। उसके अलावा फिर मुझे येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन की तरफ से मुझे कॉल आई जो कि उन्होंने मुझे अमेरिका में इन्वाइट किया। तो न्यू हेवन में उसका राउंड हुआ था। अमेरिका के अंदर 2700 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे और टॉप 65 कंट्रीज के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी। पूरे वर्ल्ड के अंदर से मेरी टॉप 10 पोजीशन आई विद इन स्कोरिंग ऑफ 16 मेडल्स जिसके अंदर 12 गोल्ड हैं और 4 सिल्वर हैं। और उसके अंदर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान के अंदर मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। अच्छा अमीर हमज़ा, आपके कमरे में आपकी जगह तो कम होगी, मेडल्स की जगह ज़्यादा होगी, आपको समझ के बैठना पड़ता होगा। अच्छा कि आपकी स्टडीज़ क्या आप बता रहे हैं, एकेडमिक स्कॉलरशिप्स हैं, ये पहले आप स्कूल के मतलब ये सोचा किस तरह से आप इस तरफ गए या पढ़ने का शुरू से रुझान था कि यार बस पढ़ना है और कुछ अलग करना है? बिल्कुल, पढ़ने का एक शुरू से रुझान था जो जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, जिन्होंने मुझे हाईलाइट किया, तो वो है मेरी प्रिंसिपल किंगस्टन इस्लामिक स्कूल एंड कॉलेज की प्रिंसिपल मैम सदिया अमरीन जो कि मेरी मेंटोर भी रह चुकी हैं। तो उन्होंने ही मुझे बिल्कुल हाईलाइट किया अपने लेवल पर और उन्होंने मेरी प्रिपरेशन कराई थी कराची रीजनल राउंड के लिए भी और जितने मेरे ग्लोबल राउंड हुए, फाइनल राउंड्स हुए, तो बिल्कुल मेरे साथ टच में रहती थी। मेरी मेंटोर भी हैं, तो जो भी उनकी गाइडेंस है तो उन्हीं की वजह से हैं। तो पढ़ाई का रुझान तो मुझे केमाड़ी से ही था, तो और वो एक पासमानदा इलाका है। मेरी कोशिश यही होती थी कि मैं भी पढ़ूँ और साथ दूसरों को भी पढ़ाऊँ। तो माशाल्लाह से मेरी पूरी कोशिश रही। और फिर अभी जो CM के स्पेशल असिस्टेंट हैं मोहम्मद आसिफ खान, उनकी सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, जो उन्होंने मुझे एम्बेसडर भी नॉमिनेट करवाया जो कि अभी MP भी बने हैं माशाल्लाह से। तो उनकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही थी। तो उनकी गाइडेंस की वजह से, उनकी मेंटरशिप की वजह से माशाल्लाह मैं आज अमेरिका में हूँ। सही। अच्छा अमीर, आपके दीगर बहन भाई भी क्या कर रहे हैं? और मैंने ये भी आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो ये भी पता लगा कि आप US जाते हुए अकेले थोड़ा डर रहे थे, तो आपके भाई जो हैं वो आपके साथ गए। जी बिल्कुल, मैं अंडर 18 में ट्रैवल नहीं कर सकता और जब बिल्कुल मेरा इंटरनेशनल फर्स्ट राउंड था, जब दुबई का था तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस भी था बिकॉज मैं पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट भी कर रहा था। और जब वहाँ पे 1500 का मैंने क्राउड देखा, मैंने स्कॉलर्स देखे, तो थोड़ा सा मैं डर भी गया था बिकॉज वहाँ पे इंडियंस भी थे और इंडियंस से तो हमारी थोड़ी सी राइवलरी भी है, तो डिफीट करना एक मेन मेरा कॉम्पिटिटिव था। तो माशाल्लाह मेरे भाई थे, उनकी जो अगर मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा गाइडेंस उनकी तरफ से ही थी। तो जो उन्होंने मुझे गाइड किया, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। इवन के मेरे जो भी राउंड्स हुए अमेरिका तक के, वो मेरे साथ थे, उन्होंने मुझे गाइड किया। और इवन के जो भी अगर मैं आज में बनाऊँ तो माशाल्लाह मेरे भाई की वजह से ही हूँ। अच्छा अमीर, मेरे भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे आप समझते हैं बड़े अच्छे लगते हैं, ग्रिप होती है, उस पर ज़्यादा कर रहे होते हैं, और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो वहाँ पर आपको मिले तो आपने कहा यार ये अब ज़बरदस्त हो गया, मैं इस पर अब बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ? बिल्कुल अच्छा सवाल किया आपने। जो वर्ल्ड स्कॉलर कप है उसमें मेनली 4 ही टॉपिक होते हैं। अच्छा। डिबेट, स्कॉलर कॉल, स्कॉलर चैलेंज और कोलैबोरेटिव राइटिंग। तो ये चारों टफ राउंड थे स्कॉलर के लिए। तो मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल थी उस हवाले से। एक सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मेरे लिए वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना था।
तो उसके हवाले से जो सबसे टॉपिक मुझे और सबसे डिफिकल्ट लगा तो वो स्कॉलर चैलेंज ही था, और उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स थे वो स्पेशल एरिया थे, और जो बाकी मुझे जो इजी लगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लगे, जो उसके अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं जो हमें 1 आवर के अंदर ही सॉल्व करने होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 120 में से मोर देन 90 मेरे सही निकले थे। अच्छा अमीर, ये बताएं कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको मोटिवेट किया गया कि आज आप इस मकाम पे मौजूद हैं, या फिर दीगर घर वालों की तरफ से आपको ऐसे मोटिवेशन दी गई? बिल्कुल, मेरे घर वालों की तरफ से मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी, मेरे नेबर्स की तरफ से भी थी, और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन मेरे भाई की तरफ से और मेरे वालिदैन की तरफ से, मतलब, और मेरी सिस्टर मुझे पढ़ाया करती थी अक्सर, तो इवन के उनकी क्रेडिट मेरी फैमिली की तरफ ही जाता है, स्पेशली मेरे भाई की तरफ, जो उनकी गाइडेंस की वजह से मैंने इतने सारे स्कोर किए। इवन के जो आपने सवाल किया था, बहुत ज़्यादा नर्वस था मैं, तो नर्वस होने की यही वजह थी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, इवन के मैं एक पासमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसका नाम केमाड़ी है, तो केमाड़ी को भी ऑफकोर्स रिप्रेजेंट करना था, मुझे अपनी फिशरमैन कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करना था, और हमारी जमात वगैरह जो भी हैं, FCS फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और इवन के जब मेरा दुबई ग्लोबल राउंड हुआ तो एज आई बिलीव पाकिस्तान की जो होप थी वो मेरे साथ थी। इवन के रिसेंट डेज में ISPR की तरफ से भी मुझे कॉल आई थी, जो प्राइड ऑफ पाकिस्तान 2024 जो 23 मार्च के लिए माशाल्लाह मुझे नॉमिनेशंस मिल गई। अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त खबर आपने जो है और पाकिस्तान के लिए भी आपकी नॉमिनेशन हुई है इतनी यंग एज में, एक अलग से आप हमें ज़बरदस्त दे रहे हैं, आप बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, केमाड़ी के लिए और केमाड़ी के बच्चों के लिए क्या आपने ज़हन में है कि यार मैं यहाँ पहुँचा हूँ, उनके लिए भी इसी तरह से प्लान हो और वो भी आगे इसी तरह कामयाब हों? बिल्कुल, मेरा जो सबसे मेन टॉपिक था जब मेरा माशाल्लाह दुबई की जर्नी हुई थी, तो उसी वक्त से मैंने एक एम बना लिया था कि जो भी करना है मुझे एक पाकिस्तान के लिए करना है, स्पेशली जिस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ तो उस इलाके के लिए भी कुछ करना है। तो जो मैं बता रहा था, CM के असिस्टेंट थे जो भी MP भी बन गए हैं, तो उनसे मैंने बात की, तो जो केमाड़ी की आवाम के लिए, स्पेशली सिंध के आवाम के लिए, तो मुझे सिंध यूथ एम्बेसडर उन्होंने नॉमिनेट कर लिया, जो सिंध की यूथ को एम्पावर करना। और मैंने येल इंटरनेशनल रिलेशन एसोसिएशन जो वर्ल्ड स्कॉलर कप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेरेमी चमली, तो उनसे मैंने बात की कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, अगर आप उनको हाईलाइट करें तो वो पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने एक कदम जमा सकते हैं। बिल्कुल। तो उनसे बात अभी चल रही है, तो अभी इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग का मैंने प्रोग्राम सोचा था, वोकेशनल लर्निंग और टेक्निकल एजुकेशन, तो अब इंशाल्लाह वो भी ऑनगोइंग है। तो इन द डेज मैं कोशिश करूंगा कि अमेरिका से उनको ट्रेन करूं। ये ज़बरदस्त है ये, क्योंकि आप कामयाब हुए हैं अपनी मेहनत से, तो अब आप बाकियों को सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप जो है जहाँ पर पहुँचे हैं वहाँ से बाकी भी अमीर हमज़ा जैसे कामयाब नौजवान केमाड़ी से, कराची से, सिंध से, पूरे पाकिस्तान से वो निकले। बहुत शुक्रिया अमीर हमज़ा, वंसाद मुबारक। और वो कह रहे हैं प्राइड ऑफ पाकिस्तान 23 मार्च को भी उनको मिल रहा है। तो ब्रेक ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची का अलमिया ये है कि सबसे बड़ा शहर है, लेकिन इस बड़े शहर में बड़े बड़े हादसात, बड़े बड़े दुख देते हुए नज़र आते हैं। कराची में पिछले दिनों डाकुओं ने निजी यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म की जान ले ली। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में सफ़ाक मुलजिमान ने लारैब को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। मकतूल के वालिद ने बताया कि वो बेसिक अकाउंटिंग पर किताब भी लिख रहा था, जिसका तमाम डाटा भी मोबाइल फ़ोन में ही था। तो ये सूरत हाल है कि डकैती मज़ाहमत और उसके बाद कत्ल, किसी भी तरह का कोई रहम नज़र नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद हैं मासिम, ये क्या वाक़या है? मतलब डकैती मज़ाहमत है, मोबाइल फ़ोन मतलब भी गया, जान भी गई, किसी तरह कोई रहम नहीं, तो पुलिस क्या कर रही है? देखें मुदस्सिर, ये लारेब नहीं, इससे पहले भी तालिब इल्म भी जो है वो दौरान लूट मार मारे जाते रहे। और इस वाक़े में हमने देखा कि एक जिसने ख्वाब सजाए हुए थे, किताब लिखनी थी, तैयारियां जारी थी, लेकिन उसने सिर्फ अपना मोबाइल बचाने के लिए मज़ाहमत की और उसको गोली मार दी। एक मैं बड़ी टेक्निकल चीज़ आज आपको बताऊँ, इस आपकी तरफ से नाज़रीन तक भी, कि देखें जो लूटने के लिए आता है ना, वो 200% डरा हुआ होता है अपने पकड़े जाने से। तो वो उनकी पिस्टल चैम्बर होती है, वो हल्का सा रिएक्ट देख के फायर मार देते हैं। तो इस दौरान इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा, अफसोसनाक बात यह है कि गुज़िश्ता बरस 27,000 वारदातें हुई थी। अच्छा, इस बार इस 2023 में, इस 2024 में अब तक जो है वो 15,000 वारदातें हो चुकी हैं। 4,000 2 महीनों में 15,000 वारदातें हो चुकी हैं।
4300 मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। 15,000 वारदातें सिर्फ लूट मार की नहीं है, इसमें डकैती, मज़ामत के साथ कत्ल, जो इस्लाम में रिपोर्टेड कत्ल, हैं, जो रिपोर्टेड है, सही, जो रिपोर्टेड, इसमें अगवा बराए तावान भी है, इसमें भत्ता एक्सटॉर्शन वगैरह भी है, कत्ल के भी मुकदमात हैं। 15,065 मोटरसाइकिलें छीनी और चोरी जा चुकी हैं 2 महीने में। 2 महीने में 315 कारें जो हैं वो इन 2 महीनों में छीनी और चोरी, ये रिपोर्टेड हैं। CPLC और जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जहाँ पर ये चीज़ें रिपोर्ट हैं, ये उनके अदाद शुमार है। और मतलब 30 दिनों में एवरेज अगर निकालें तो तकरीबन 160 के करीब कारें हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि इन 2 महीनों के और ये मार्च के चंद दिनों मिला के जो है तकरीबन 34 के करीब अफराद जो है वो कत्ल हो चुके हैं, जिनमें लूट मार भी है, दीगर चीज़ें भी है। तो पुलिस दावे ज़रूर कर रही है। ये जिस इलाके में कल लारेब कत्ल हुआ है, इस इलाके में रूटीन है वारदातों की। अच्छा, कोरंगी अल्लाहवाला टाउन, उसके अलावा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया, मेहरान टाउन, ये रूटीन के इलाके जहाँ पर वारदातें होती हैं। और पुलिस कल भी वही हमने रिवायती अंदाज़ देखा कि SHO को सस्पेंड कर दिया और रिवर्ट कर दिया, लेकिन उससे मामला हल होता नहीं है। इलाके में नफरी की शदीद कमी है। 3 मोबाइलें एक SHO के साथ होती है, 2 मोबाइलें जो कि टूटी फूटी मोबाइलें इलाके में गश्त कर रही होती हैं। और जो नई स्क्वाड भी बनाई थी जावेद आला मोटर साहब के दौर में, बाकायदा मोटरसाइकिलें दी जा रही हैं जी, स्क्वाड होगा, गश्त होगा, तो वो फिर गश्त और स्क्वाड और वो चीज़ें कहाँ हैं? मतलब सिर्फ जैसे ही कोई क्राइम होता है ना, जैसे कल ये वाक़या हुआ, वो स्क्वाड भी नज़र आएंगे, गश्त भी नज़र आएगी, उसके बाद नाके भी नज़र आएंगे उसके बाद। लेकिन वो चंद दिनों बाद फिर वो जैसे गर्द बैठ जाती है ना, इसी तरीके से पुलिस भी जो है वो अपने इलाकों में जिस तरह की पहले गश्त करती है वो नहीं होती, फिर वो भी आराम से बैठ जाते हैं। शाहीन फोर्स बनाई गई थी, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स बनाई गई थी, वो तमाम की तमाम फोर्सें बनाई जाती रहीं, मोटरसाइकिलें दी गई, उनके यूनिफॉर्म चेंज किए गए, नए लड़के जो भर्ती हुए थे उनको उन पर तैनात किया गया, लेकिन वो भी गुजरते वक्त के साथ साथ उनकी भी वो भी हमने देखा कि सड़कों पर अब नज़र नहीं आते। वजह क्या है? मतलब जाके बैठ जाते हैं थानों में, जाके वापस उधर गायब हो जाते हैं, पेट्रोल नहीं होता है, गाड़ी नहीं चलती है, या SHOs उतने सख्त नहीं होते? इलाके के SPs का सबसे ज़्यादा रोल है कि वो एक्टिव करें DSP लेवल पर आगे नीचे तक, क्या वजह क्या है? देखें, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। जो पेट्रोलिंग कम होती है उसमें एक तो पेट्रोल का आपने जिक्र किया, वो भी है। VIP ड्यूटीज़ हैं, प्रोटोकॉल ड्यूटीज़ हैं, जो सबसे इंतज़ाम लगता है। आजकल जो PSL का टाइम चल रहा है, अमूमन मुख्तलिफ़ इलाकों की जो ये ईस्ट पूरा उससे होता है, तो ईस्ट की नफरी ज़्यादा उधर लगाई जाती है। ये भी वजूहात हैं कि नफरी जो है वो इलाकों से कम हो जाती है, उनको मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे लगा दिया जाता है, और हमारे पास इतनी नफरी नहीं है कि वो एक गली या मोहल्लों या के मेन पॉइंट्स पे भी अगर तैनात किए जाएँ। ये जिन इलाकों की हम बात करें, कराची के हॉट स्पॉट जो है वो पॉइंट आउट किए गए थे कि इन इलाकों में डेली और हर टाइम के हर वक्त वहाँ पर नफरी के तैनात, मोबाइल कम अज़ कम एक मोबाइल 3-4 सिपाही ज़रूर रहेंगे, लेकिन फिर हट जाती है। यही कॉजवे, यहाँ पर जो है वो कई लोग मारे गए लूट मार के दौरान, कई मीडिया नुमाइंदगान वहाँ पर लुटे, पुलिस को निशानदेही कराई, पुलिस ने नफरी लगाई, और उसके बाद फिर वही हुआ कि नफरी वहाँ से हट जाती है। एक पिकट बनाई, पिकट भी खाली है, 4 दीवारी करके उन्होंने ऊपर लिख दिया, वो भी खाली होती है। कुछ SSP में मुझे याद है कि इस इलाके में ऐसे तैनात हुए जिनके बाद बहुत ज़्यादा इनकाउंटर हुए, इवन के पुलिस वाले भी शहीद हुए। उसके बाद कुछ अरसे के लिए यहाँ पर अमन हुआ था, लेकिन दोबारा से वही सूरत हाल है, लूट मार की वारदातें। कोरंगी ख़ास तौर का इलाका ऐसा है कि वहाँ पर जारी हैं। तो ये अब जो नफरी है, एक जानिब वो हम देखते हैं कि कम है, ये पुलिस वाले हमेशा ये कहते हैं कि आबादी बढ़ती जा रही है, नफरी बहुत कम है, लेकिन नफरी की तादाद बढ़ाना इस वक्त वो हल है या पेट्रोलिंग का करना हल है? हल क्या है? क्योंकि यहाँ तो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो भी मारा जा रहा है बेचारा, मज़दूर है तो वो भी मारा जा रहा है, और छोटी सी बात पर जो है वो मामलात ख़त्म हो रहे। कैसे हल क्या होगा? देखिए, इसका बेहतरीन हल जो कि पुलिस हुकाम ख़ुद भी कहते हैं कि नफरी में इजाफा, ट्रेंड, और ख़ास तौर पे वो जो जब ये गिरफ़्तार होते हैं मुल्ज़िमान, और गिरफ़्तारी के बाद जब ये कोर्ट पहुँचते हैं, हफ़्ते 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते बाद अदम शवाहिद की बिना पर ये रिहा हो जाते हैं, ज़मानतों पर आ जाते हैं, और ये रिपीटेड क्रिमिनल हैं। ये जब बाहर आते हैं उस पहले से ज़्यादा मजबूत होकर आते हैं, और फिर ये वारदातें करते हैं। इनको जब तक सज़ाएँ नहीं होंगी, जब तक ये जेलों में सड़ेंगे नहीं, तब तक ये वारदातें करते रहेंगे। इनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। हमने चंद सालों पहले देखा था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जानिब से कहा जा रहा था कि इनको डिवाइसेस लगे, चिप लगाएंगे, इनको जो है वो कड़ा पहनाएंगे, बहुत सारी चीज़ों में सोचा जाता रहा। मोटरसाइकिलों पर ट्रैकर लगाए जाएंगे, लेकिन वो तमाम के तमाम जो प्रोजेक्ट्स थे, जो फहाने थे, वो आ ही नहीं सके, और मुल्ज़िमान इस तरह घूमते फिरते लूट मार कर रहे हैं, वारदातें बढ़ती चली जा रही है। बहुत शुक्रिया आसिम भट्टी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, ये सिलसिला है, रोज़ाना की बुनियाद पर वारदातें तो बढ़ रही हैं,
लेकिन उन वारदातों का हल कोई नहीं निकल रहा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर बात होगी। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है, मैं आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है, वो है एनर्जी क्राइसिस का। पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। एनर्जी क्राइसिस के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। तो नाजरीन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के 2 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में इस हालिया सिचुएशन में क्या मुश्किलात का सामना है, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त रहमत एबकोय, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, और हमारे साथ मौजूद हैं इब्न अली, तो सुल्तान इब्न अली, तो सबसे पहले बासित बिन अली, सॉरी। तो सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी कि हालिया सिचुएशन में पाकिस्तान को किन, एक तो हमें पता है कि हमारे पास एनर्जी क्राइसिस है, गैस का सप्लाई नहीं है, तो अभी क्या फेस कर रहे हैं ऐसी सिचुएशन में? प्राइमरीली इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट जो है इसको स्वेयर एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी प्राइसेस का प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट जो है, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, दे आर नॉट वेरी कंपेटिटिव एट द वर्ल्ड स्टेज। उनको फिर ऑर्डर्स विन करने में, अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना है। इसी प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए हमारे जो प्रिंसिपल पार्टनर हैं मिस्टर मेहमद, ये ओनर हैं एक टर्की की टॉप नॉच कंपनी के। इनके पास कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अवेलेबल नहीं है फॉर विद एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, और उनसे होता क्या है कि यू गेट टू सेव योर पावर, यू गेट टू सेव योर स्टीम, यू गेट टू सेव योर टाइम, और इस तरह की चीज़ों के लिए हम इंडस्ट्रियलिस्ट की हेल्प करने के लिए पाकिस्तान मेरे ख्याल में मोहम्मद से बात करें। मोहम्मद, वेलकम टू आवर शो, वेलकम टू पाकिस्तान, हाउ आर यू? I'm fine, thank you very much. I'm very good feeling in Pakistan. Everything is okay, it's beautiful, the people is beautiful. Mohammed, what is the sustainable technology? What is the your machine and technologies? Yes, we are Realis machineries companies produce all washing machine and dryer machine and pressing and ozone technologies generators we are produce. The sustainable is washing is very important to future because in the world is every day is our to dirties every day in world. Sustainable washing technologies and energy savings is very important to future. And we are washing machine is very less using water. In dryer system and steam systems is very less steam we are using. And ozone gas technologies is very cleaning washing systems. Enough, I said that you... Yeah. So how can your technology effective for Pakistan industries, textile especially? Yes, in Pakistan technologies every day rise up. This is good news because in Pakistan economy is... But Pakistan have a severe problem in energy. Yes, of course. This energy safe very important all on the world. Especially in Pakistan. We are steam safe technology 20% down the safe energy. In electricity approximately 95% is less than normal washing technologies. We are produced to RM torque pressing hydro extractor. That machine is very miracle because normal 3 pieces centrifuge using to produce inside the fabric approximately 45 kilowatts 1 hour power consumption. Our press technologies RM torque 1 hour 2.1 kilowatts. Is this technology or machines are affordable or expensive? No, affordable. The machines are really affordable. Basically, the machine will pay back in less than 1 year. So with only with the saving.
So the saving that you do with those machines, you can pay back in less than a year. And it's a big challenge is to reduce the power consumption from 55 kilowatts to 2.1 kilowatts. Takes less space, only 8 meter square is the space, and less dangerous. The previous machines are really dangerous. The safety standards have to be very strict. With these, the safety is not a big concern because it is based on entirely a different working mechanism. Okay, so Mehmet, could you share your experience as a textiler in Pakistan, and you bring a new innovation to Pakistan textile industry. So what's the difference between your machinery and Pakistan machinery? Our machine is very completed and very energy saver and very sensitive and sustainable washing for we are produce machine. Yes. Because future time all of the world problem again say energy, steam, water, chemical. That is enough. Yes, for all. Remember, does the industry in Turkey also facing the energy crisis, energy problem? Yes, big problem. Big problem. Approximately natural gas price is very high. The electricity price is very high. Power man is price very high. In Pakistan, chance is price is less more than Turkey. Yeah. हम तो फिर बड़े सस्ते हैं। Yes, उनसे सस्ते हैं। Cheap. उनका इंडस्ट्रियलिस्ट तो अब शिफ्ट कर रहा है इजिप्ट की तरफ। वो अपनी इंडस्ट्री लेके जा रहे हैं इजिप्ट की तरफ और स्पेशल टेक्सटाइल और टर्की का बहुत सारा बिजनेस पाकिस्तान की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। सो इसमें हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है। जो गारमेंट्स डिफ़िकल्ट थे और टर्की बना रहा था वो पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो हम वो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मोहम्मद। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया बास साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब, टेक्नोलॉजी का जो होना है वो बड़ा ज़बरदस्त है, और अगर वो टेक्नोलॉजी एनर्जी सेवर है तो फिर पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी आगे बढ़ सकती है। हमें थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद खबरें हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, बारिश अल्लाह की रहमत, मगर हमारे यहाँ बरसाती नालों का ना होना, फिर इनके रास्तों में रुकावटें होना शदीद तबाही का बायस बनता है, और यही बारिश जहमत बन जाती है। नाक़िस इंतज़ामात और शदीद बारिशों वाले इलाके में कच्चे मकानात को जो है वो ग्रांट न देना भी हुकूमत की खुली नाअहली है, जिसके बाद नुकसान होता है तो तमाम ज़िम्मेदारी कुदरती आफात कहकर टाल दी जाती है। मगर हकीकत यह है कि बारिशें दुनिया भर में होती हैं, मगर करंट लगने से अमवात नहीं होती, छतें नहीं गिरती। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाज़ेब खान साहब, DG PDMA बलूचिस्तान है। बहुत शुक्रिया जाज़ेब साहब आपके वक्त का। बलूचिस्तान में खासी तबाही इस वक्त जो है वो देखने में आ रही है। हम बदकिस्मती से पिछले 2 साल पहले जो सैलाब था उसने भी इसी किस्म की तबाही मचाई। क्या सूरत हाल है इस वक्त गवादर और कोस्टल एरिया की, मकरान की? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। जी, इस टाइम जो करंट सिचुएशन है वो माशाल्लाह काफी बेहतर है। गवादर में से 95% पानी निकाल लिया गया है, लोग अपने घरों को वापस आ चुके हैं, नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और सिचुएशन काफी बेहतर है जी पहले से। अच्छा, लेकिन जाज़ेब साहब ये क्या वजह हुई कि इतनी तबाही हुई है? पानी वो रुका रहा, हालांकि पानी को तो निकलने के रास्ते होने चाहिए थे। बुनियादी वजह क्या है कि इतनी ज्यादा तबाही की? जब देखिए, बुनियादी वजह तो एक इतनी ज्यादा बारिश, जो पहले 2 दिन थे उसमें 180 mm बारिश हुई और सेकंड डे 2 घंटे में 60 mm बारिश हुई, जो एक बहुत ही अनयूजुअल चीज है। अचानक से क्लाउड बर्स्ट होना और इतनी ज्यादा बारिश होना। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका ड्रेनेज का गवादर का, इट इज नॉट कंप्लीट, तो जिसकी वजह से फिर इतना पानी जमा हुआ। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अभी अल्हम्दुलिल्लाह गवादर खुश्क हो रहा है, लोग अपने घरों को वापस आ चुके हैं और रिलीफ एक्टिविटीज जारी है।
जांजिब साहब, आपका जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है उसमें तो सूरत हाल ये है कि जब डिज़ास्टर की सूरत हाल हो, लेकिन बहरहाल जिन इदारों के ये काम है कि इससे पहले सिचुएशन को काबू पाया जाना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, वहाँ कोई लैक आ रहा है या आप समझते हैं कि ये इतनी ज़्यादा बारिश ही थी जिसके आगे हम जो है वो कुछ नहीं कर पाए? सर देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि बारिश तो बहुत ज्यादा थी। जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है वो सीवरेज सिस्टम का है, वो हम बता रहे हैं कि जी बिल्कुल गवादर का सीवरेज सिस्टम जो है वो कंप्लीट नहीं है, उस पर काम हो रहा है। अगर ये सीवरेज सिस्टम 100% कंप्लीट होता फिर भी शायद जो हुआ उसका आधा इफेक्ट आता, क्योंकि एक अनयूजुअल बारिश जो अच्छे खासे जो डेवलप्ड मुल्क है वो नहीं संभाल सकते। जैसे फरवरी में दुबई में क्लाउड बर्स्ट हुआ तो 3 दिन तक वो भी महसूर होकर रह गए थे। तो कुछ मौसम का वो है, कुछ हमारी सुस्ती है कि अभी तक हम सर्विस कंप्लीट नहीं कर पाए। अच्छा, अब जिनका नुकसान हुआ है, लोगों के बहुत ज़्यादा घर गिर गए हैं, कारोबार का नुकसान है, घरों का नुकसान है, तो क्या उनके लिए रिलीफ का जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है या वज़ीर आज़म भी आए हैं, क्या उनकी जानिब से ऐलान है, क्या आप कर रहे हैं इस वक्त रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए? जी ऐसा है कि जिनके घर पार्शली डैमेज हुए उनके लिए एक रकम मुख्तस की गई है, जिनके कम्प्लीटली डैमेज हुए उसके लिए हुए। अभी सर्वे स्टार्ट हो गए, जिसका जो नुकसान हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान दोनों उसकी भरपाई करेंगे। तो कितने बड़ी तादाद है, कितने ज़्यादा लोग हैं? क्योंकि गवादर शहर खासा बड़ा अब तो हो चुका है, आबादी खासी हो चुकी है और फिर कारोबार भी वहाँ, क्योंकि वही लोग जो हैं उनकी कश्तियाँ तक तबाह हुई हैं, तो कितना बड़ा ये नुकसान है जो अब तक आपके रिपोर्ट हो रहा है? देखिए जी, हम चूँकि रीफ एक्टिविटीज कर रहे थे, लेकिन साथ साथ हमने ये सिलसिला शुरू कर दिया है। हमें तकरीबन लगता है कि गवादर में 3100 हाउसेज जो है वो अफेक्ट हुए हैं। जीवनी तहसील में 125 हाउसेज अफेक्ट हुए हैं, तहसील पस्ती में 15 हुए हैं और मेरे ख्याल से सुनसर में 260 हाउसेज हुए ना। उसी तरह हम लाइफ स्टॉक का भी तखमिया लगा रहे हैं कि जी क्या हुआ है। बोर्ड्स का अभी तक 90 बोर्ड्स रिपोर्ट हो चुकी है कि जो पार्शली डैमेज है या कम्प्लीटली डैमेज है। 1-2 से 3 दिन के अंदर ये सर्वे कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट को बता दिया जाएगा कि जी फाइनल फिगर है, तो उसके बाद फिर उसकी कंपनसेशन मिलेगी लोगों को। सही। अच्छा, तो अभी जो मामूल की तरफ ज़िंदगी का लौटना है, चाहे वो पसनी हो, जीवनी हो या गवादर, आप समझते हैं कि वो अब शुरू हो गया है? और आगे महकमा मौसमियात क्या बता रहा है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कराची और कुछ साहिली पट्टी में फिर से 9, 10, 11 को बारिशों का कोई इम्कानात हैं? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी लोग अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस जा रहे हैं, लेकिन ये जो सिस्टम 9, 10, 11 का है, इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज द प्रीवियस वन, लेकिन हम विजिलेंट हैं, हमारे डी वाटरिंग पंप्स वहीं पे मौजूद है। अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत ज्यादा बारिश फिर से हो गई तो फिर डी वाटरिंग ही करना पड़ेगी जी, तो वी आर रेडी फॉर दैट। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जांजिब खान हमारे साथ मौजूद थे, DGPDM में, और जा रहा है कि लोग वापस तो आ रहे हैं लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है जिसका तखमीना भी लगाया जा रहा है और लोगों को अब वापस दोबारा से आबाद करने की ये कोशिश होगी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके, साहिली पट्टी ख़ास तौर पर जिसे कोस्टल बेल्ट कहा जाता है, वो यहाँ पर ख़ासा एक नुकसान नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का सरप्राइज़ आपका मुंतज़िर है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।